बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन सुर्खियों के पेश करदा हैं। रशिया के दबाव में नागोर्नो काराबाख की लड़ाई खत्म, आर्मीनिया फौजें पीछे हटाएगा, कई इलाकों पर आजरबाईजान का कब्जा बहाल। रशिया के अमन सिपाही फ्रंट लाइन पर तैनात किए जाएंगे, तुर्की भी सीज फायर की निगरानी करेगा। जंगबंदी समझौते से आर्मीनिया में सियासी भूचाल, नाराज एहतजाजी पार्लियामेंट में घुस पड़े, वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने धांधलियों की तहकीकात की इजाजत दे दी, सीनियर ओहदेदार ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। जो बाइडेन अफगानिस्तान से फौज हटाने की डील पर कायम रहें, तालिबान ने किया मुतालबा। एमनेस्टी ने कहा यूएई को हथियारों की सप्लाई रोकी जाए। बिहार में एनडीए राज, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। बिहार में एमआईएम का जबरदस्त मुजाहरा, 5 विधानसभा सीटें जीत लीं। दोबाक में हैरान करने वाला नतीजा, बीजेपी ने टीआरएस को सख्त मुकाबले में शिकस्त दे दी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात आर्मीनिया आजरबाईजान तनाज़े की। आर्मीनिया और आजरबाईजान के दरमियान नागोर्नो काराबाख में कई दिनों से जारी लड़ाई को खत्म करने से इत्तेफाक किया गया है। हालिया अरसे में आजरबाईजान ने मुतनाज़े इलाके को दोबारा हासिल करने के लिए हमला किया था और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अब दबाव में पीछे हटने से इत्तेफाक किया गया है। इस समझौते में रशिया ने अहम किरदार अदा किया है। मंगल को रात 1 बजे से सीज फायर पर अमल होगा। आर्मीनिया के वजीर आजम ने कहा कि उन्हें ये ऐलान करते हुए काफ़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने फेसबुक पर जंगबंदी का ऐलान किया। अजरबाईजान के सदर ने इसे तारीखी दिन करार दिया। आर्मीनिया के वजीर आजम के बयान के बाद लोग दारुल हुकूमत की सड़कों पर निकल आए। इस डील से पहले आर्मीनिया ने बाज़ अहम इलाकों को खो दिया जहां अजरबाईजान की फोर्सेस का कंट्रोल हो गया है। समझौते के तहत रशिया के अमन सिपाही महाज पर तैनात रहेंगे। आर्मीनिया के वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने फौज के दबाव में डील पर दस्तखत किए। आर्मीनिया की फौज ने तस्दीक की कि नागोर्नो काराबाख में ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। आर्मीनिया की वजारत दिफा और आर्मी चीफ ने अवाम से कहा कि वो सब्र से काम लें और ऐसी कोई कार्रवाई ना करें जो रियासत के खिलाफ हो। आर्मीनिया की अपोजिशन ने डील के खिलाफ एहतजाज किया है और इस डील को खत्म करने के लिए एक दस्तखती मुहिम शुरू की है। आर्मीनिया के सदर ने कहा है कि उन्हें इस डील के बारे में कुछ नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि उन्हें डील की यह खबर मीडिया के जरिए मालूम हुई और उन्होंने इस डील की बातचीत में हिस्सा नहीं लिया। इस तरह आर्मीनिया में इस डील पर एक सियासी भूचाल आ गया है। दूसरी तरफ अजरबाईजान के दारुल बाकू में लोग जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। ये लोग अजरबाईजान और तुर्की के झंडे लहरा रहे थे। तुर्क वजारत दिफा ने कहा कि इस डील के जरिए 30 साल की तकलीफ खत्म हुई है। इस दौरान नागोर्नो काराबाख की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने समझौते के खिलाफ एहतजाज करते हुए इस्तीफा दे दिया। अजरबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोफ ने कहा है कि इस तारीखी समझौते पर दस्तखत उनकी एक बड़ी कामयाबी है। सदर ने कहा कि एक फौलादी हाथ ने उन्हें इस दस्तावेज पर दस्तखत के लिए मजबूर किया है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तस्दीक की कि आर्मीनिया और अजरबाईजान ने मुकम्मल सीज फायर से इत्तेफाक किया है। अब दोनों मुल्क इस बहरान को हल करने के लिए बातचीत करेंगे। अलीयोफ ने कहा कि आर्मीनिया ने नागोर्नो काराबाख से फोर्सेस को हटाने के लिए एक टाइमलाइन से इत्तेफाक किया है। सीज फायर पर अमलावरी के लिए तुर्की भी
خدمات انجام دے گا اور سیز فائر کے سمجھوتے پر عمل کی نگرانی کرے گا۔ ترکی آذربائیجان کا ایک اہم اتحادی ہے۔ اس لڑائی میں اب تک 1300 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، جن میں درجنوں سویلینز شامل ہیں، لیکن یہ سرکاری تعداد ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سیز فائر سے پہلے رشیا کا ایک فوجی ہیلی کاپٹر اتفاقاً گر پڑا، جس سے 2 کرو ممبرز ہلاک ہو گئے۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، یہ ہیلی کاپٹر آذربائیجان سرحد کے قریب اڑ رہا تھا۔ ایک کرو ممبر زخمی بھی ہوا۔ آذربائیجان نے فوری اس غلطی کے لیے معافی مانگی اور کہا کہ خطے کے حالات اور کشیدگی اس واقعے کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد ہی رشیا کے دباؤ میں یہ سیز فائر ڈیل ہوئی ہے۔ اس دوران آرمینیا کے دارالحکومت یروان میں زبردست مظاہرے کیے گئے۔ احتجاجی دارالحکومت میں سرکاری ہیڈ کوارٹر میں گھس پڑے اور توڑ پھوڑ کی۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ میں بھی ہلہ بول دیا اور کنٹرول حاصل کر لیا اور وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا، جنہوں نے لڑائی ختم کرنے کے لیے ایک تکلیف دہ ڈیل کا اعلان کیا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے ایک بیان دیا اور کہا کہ رشیا کے امن سپاہیوں کے دستے کو فرنٹ لائن پر تعینات کیا جا رہا ہے۔ رشیا کی وزارت دفاع نے بتایا کہ اس نے تقریباً 2000 سپاہیوں کو فوجی سامان اور گاڑیوں کے ساتھ روانہ کر دیا ہے۔ پوٹن نے بتایا کہ دونوں ملک جنگی قیدیوں اور لاشوں کا تبادلہ کریں گے اور علاقے میں تمام معاشی اور ٹرانسپورٹ سرگرمیاں دوبارہ شروع کی جائیں گی۔ اس ڈیل کے تحت آذربائیجان کو وہ تمام علاقے حاصل ہو جائیں گے جو اس نے حالیہ لڑائی میں حاصل کیے ہیں یا قبضہ کیا ہے۔ آرمینیائی فورسز کو 1 دسمبر تک بعض علاقے خالی کرنے ہوں گے۔ پوٹن نے امید ظاہر کی کہ اس ڈیل سے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے میں مدد ملے گی۔ ترکی نے کہا ہے کہ وہ سیز فائر پر عمل آوری کی نگرانی کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے انقرہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس ڈیل کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ناگورنو قراباخ کے اطراف کے 7 علاقے آذربائیجان کو واپس مل جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اپنے آذری اتحادیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ترکی نے کہا ہے کہ اس لڑائی میں آذربائیجان کو مقدس کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ فلسطینیوں کی طرف سے لمبے عرصے تک سفارتی بات چیت میں حصہ لینے والے عہدیدار سائے برکات کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے۔ ان کی عمر 65 سال تھی۔ سائے برکات کئی دہوں سے فلسطینیوں کی طرف سے اسرائیل اور دوسرے فریقوں اور فورمز میں فلسطینیوں کی طرف سے بات چیت میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ وہ فلسطینی قومیت کی علامت تھے۔ وہ مغربی میڈیا میں بھی ایک جانا پہچانا چہرہ تھے۔ لمبے عرصے سے وہ 2 ریاستی حل کی وکالت کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے فلسطینی لیڈرشپ کا ہمیشہ بچاؤ کیا اور 2 ریاستی حل کی ناکامی کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے۔ سائے برکات کی فتح پارٹی نے ایک بیان میں ان کے انتقال کا اعلان کیا۔ ان کے ایک رشتہ دار نے بھی انتقال کی تصدیق کی۔ پسماندگان میں ان کی بیوی اور 2 بیٹوں کے علاوہ 2 جڑواں بیٹیاں بھی ہیں۔ حال ہی میں طبیعت خراب ہونے پر انہیں یروشلم کے ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ سائے برکات نے یاسر عرفات کے لیے بھی خدمات انجام دیں۔ وہ تنظیم آزادی فلسطین PLO کے سیکریٹری جنرل تھے۔ OIC نے مغربی کنارے کے ایک فلسطینی گاؤں میں گھروں اور عمارتوں کو گرانے کی مذمت کی ہے۔ اسرائیل کی اس کارروائی کی وجہ سے تقریباً 80 فلسطینی بے گھر ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ OIC نے کہا کہ یہ کارروائی نسل کشی کی تعریف میں آتی ہے۔ فلسطین ریفیوجیوں سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کی ایجنسی نے کہا کہ اس کے پاس اپنے ورکرز کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ امریکہ کی ٹرمپ حکومت نے فلسطینیوں سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے اس ادارے کی فنڈنگ روک دی تھی۔ بلیٹن کی اس حصے کی شروعات میں دیکھتے ہیں امریکہ کے الیکشن سے متعلق خبریں۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے پینسلوینیا کی ایک عدالت میں درخواستیں داخل کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ جو بائیڈن کو جیت کا سرٹیفکیٹ دینے سے روکا جائے۔ یہ درخواست پینسلوینیا کی سیکریٹری آف اسٹیٹ اور بعض دوسرے عہدیداروں کے خلاف داخل کی گئی ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ کے صدارتی الیکشنز میں اپنی ہار ماننے سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ امریکی میڈیا کی پیش قیاسیوں کے بعد بائیڈن نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے الیکشنز میں دھاندلیوں کا الزام لگایا اور کئی اہم ریاستوں میں قانونی کارروائی شروع کی ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے عہدیداروں نے جو بائیڈن کی ٹرانزیشن ٹیم کے ساتھ تعاون سے بھی انکار کر دیا ہے۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل ولیم بار نے تحقیقاتی عہدیداروں کو اجازت دی ہے کہ وہ صدارتی الیکشنز میں چھان بین کریں۔ اس فیصلے کے بعد ایک سینئر عہدیدار نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس عہدیدار کو عام طور پر اس طرح کی تحقیقات کی ذمہ داری
दी जाती है। ट्रंप की एक तर्जुमान ने बताया कि कानूनी लड़ाई महज शुरुआत है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये इलेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ख़त्म होने से बहुत दूर है। इस दौरान इस्तीफ़ा देने वाले ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप के इल्ज़ामात से मुल्क के इलेक्शन सिस्टम पर असर पड़ेगा। ट्रंप ने पूरे अमरीका में रैलियां निकालने और कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर दिफा मार्क एस्पर को अचानक ओहदे से हटा दिया है। ट्रंप ने ट्वीट किया कि मार्क एस्पर को हटा दिया गया है, अब क्रिस्टोफर मिलर वज़ीर दिफा की हैसियत से काम करेंगे, जो डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर थे। पिछले कुछ महीनों से ट्रंप और एस्पर के दरमियान ताल्लुकात में खटास चल रही थी। ये बात मालूम नहीं हो सकी कि क्या ट्रंप के इस फैसले का ताल्लुक इलेक्शन से पैदा सूरत हाल से है। अफगानिस्तान के तालिबान ने अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन से कहा है कि वो अफगानिस्तान से सिपाहियों को वापस बुलाने की डील पर कायम रहें। तालिबान ने एक बयान में कहा कि इस समझौते पर अमलावरी वाजबी है और दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई खत्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अमेरिका ने फरवरी में तालिबान के साथ एक समझौता किया था। ट्रंप ने अपनी मुहिम के दौरान अफगान जंग खत्म करने का वादा किया था। उन्होंने पिछले महीने ट्विटर पर ऐलान किया था कि अमरीकी सिपाही क्रिसमस तक अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। अमेरिका की कोशिशों से कतर में अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान पहली मर्तबा सीधी बातचीत हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमेरिका से कहा है कि वो यूएई को जदीद हथियार और ड्रोन्स की सप्लाई रोक दे। एमनेस्टी ने कहा कि ऐसे सबूत हैं कि यमन और लीबिया में यूएई की कार्रवाइयों में सिविलियंस मारे जा रहे हैं। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से मुताल्लिक़ एमनेस्टी इंटरनेशनल के ओहदेदार फिलिप नासिफ ने कहा कि अमेरिका की हुकूमत मुसलसल हथियार बेच रही है, जिसकी वजह से यमन में सिविलियन हलाकतों में इजाफा हो रहा है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार असेंबली इलेक्शंस में ऐसा मालूम होता है कि एनडीए हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी फिगर्स हासिल कर लेगी। 243 रुकनी असेंबली के लिए 3 मरहलों में वोटिंग हुई थी। एग्जिट पोल्स में अंदाजे लगाए गए थे कि आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का महागठबंधन एनडीए को पीछे छोड़ते हुए हुकूमत बनाएगा, लेकिन अब तक के नतीजों और रुझानात के मुताबिक एनडीए महागठबंधन से आगे है और हुकूमत बनाने की पोजीशन में पहुंच रहा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसे सुकड़ती हुई जेडीयू के साथ 122 का जादुई हिस्सा हासिल हो सकता है। बीजेपी ने कहा है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए अपने उम्मीदवार पर इसरार नहीं करेगी और इस बारे में कोई तनाज़ा नहीं है। बीजेपी ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए एनडीए का चेहरा होंगे। हालांकि इस मर्तबा नीतीश कुमार की जेडीयू की सीटें कम हो रही हैं। एलजेपी की वजह से बहुत ज़्यादा हलकों में जेडीयू की सीटें कम होती नजर आ रही हैं। महागठबंधन में आरजेडी सबसे आगे है। कांग्रेस को पिछले इलेक्शंस की बनिस्बत कम सीटें हासिल हुई, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियों ने खासतौर पर सीपीआई एमएल ने मुतासर करने वाला मुजाहरा किया है। कांग्रेस ने बिहार के नतीजों पर तबसरा करते हुए इल्जाम लगाया है कि बीजेपी सेक्युलर पार्टियों को तकसीम करने के लिए एमआईएम का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि एमआईएम को इस्तेमाल करने की बीजेपी की चाल बड़ी हद तक कामयाब हो रही है। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से वोटों की गिनती सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में एक अहम सियासी ताकत बन गई है। उसे असेंबली इलेक्शंस में 5 सीटें हासिल हुई हैं। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के अवाम का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के दोबाक असेंबली हल्के में हैरान करने वाला नतीजा सामने आया है। बीजेपी ने बाई इलेक्शंस में टीआरएस को सख्त मुकाबले में शिकस्त दे दी। बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राधे ने टीआरएस उम्मीदवार सोलीपेटा सुजाता को 1118 वोटों के फर्क से शिकस्त दी। कांग्रेस को तीसरा मकाम हासिल हुआ। बाई इलेक्शंस में बीजेपी ने 38.21% और टीआरएस ने 38.08% वोट हासिल किए। रुकने असेंबली सोलीपेटा रामालिंगा रेड्डी की मौत की वजह से दोबाक हल्के में बाई इलेक्शंस कराने पड़े। टीआरएस ने रामालिंगा रेड्डी की बीवी सुजाता को उम्मीदवार बनाया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
रशिया के दबाव में नागोर्नो काराबाख की लड़ाई खत्म, आर्मीनिया फौजें पीछे हटाएगा, कई इलाकों पर आज़रबाईजान का कब्जा बहाल। रशिया के अमन सिपाही फ्रंट लाइन पर तैनात किए जाएंगे, तुर्की भी सीज फायर की निगरानी करेगा। जंगबंदी समझौते से आर्मीनिया में सियासी भूचाल, नाराज एहतजाजी पार्लियामेंट में घुस पड़े, वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने धांधलियों की तहकीकात की इजाजत दे दी, सीनियर ओहदेदार ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। जो बाइडेन अफगानिस्तान से फौज हटाने की डील पर कायम रहे, तालिबान ने किया मुतालबा। एमनेस्टी ने कहा यूएई को हथियारों की सप्लाई रोकी जाए। बिहार में एनडीए राज, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। बिहार में एमआईएम का जबरदस्त मुजाहरा, 5 विधानसभा सीटें जीत लीं। दोबाक में हैरान करने वाला नतीजा, बीजेपी ने टीआरएस को सख्त मुकाबले में शिकस्त दे दी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।